सोहेल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जी कि इस वक्त हिंदुस्तान में अभी वो एक जिन्ना का भूत है जो हमारे सामने है, लेकिन साथ साथ जिस पे डिबेट होनी चाहिए थी उस कदर नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे मीडिया का जो आलम है और सारी दुनिया में जिस तरह हम लोग बदनाम हुए हैं, हमारा मीडिया जिस तरह बदनाम हुआ है वो हमारे सामने है। तो वो अभी तो जिन्ना पे ही बहस चल रही है, लाल किले पे बहस नहीं हो रही है। आप और आप जैसे उंगलियों पे गिने जाने वाले 2, 4, 5 लोग बोल रहे हैं, तो ये लाल किला जो है ये अगर किसी प्राइवेट फर्म को दे दिया जाए और वो इसमें बहुत अच्छा कर ले, अंदर रेस्टोरेंट्स भी हो जाएं, और जब कोई सयाह बाहर से आए वो घूमने जाए तो उसे अच्छा लगे, नेस्कैफ़े का अंदर कैफ़े शॉप है और वो इसमें बहुत अच्छा कर ले, जो एक तर्क दिया जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, इसमें असल में जो मसला है वो कई लेवल के ऊपर से देखने की ज़रूरत है। ये हुआ ये कि सितंबर 2017 में गालिबन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए या कहीं जो हालिया सदर हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये होना चाहिए कि हम इन तमाम ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है और इसमें कोऑपरेशन, वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP जो होता है वो किया जाना चाहिए। उसके फ़ौरन बाद कल्चर सेक्रेटरी ने एक प्रपोज़ल तैयार किया। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जो टूरिज़्म के सवालों के ऊपर, जिसके चेयरमैन हैं उसके तृणमूल कांग्रेस के एक MP, जिनके बहुत सारे बयान भी अभी हाल में आए हैं इस सवाल के ऊपर। उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी है। उस कमेटी के सामने ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं और सारी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं, अक्सर बेशतर पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं। तो डेरेक ओब्रायन इसके तृणमूल पार्टी के, वो उसके चेयरमैन है, बाकी तमाम पार्टियों के MP। वहाँ पर कल्चर सेक्रेटरी ने प्रपोज़ल रखा। उस कमेटी ने कहा, प्रपोज़ल ये था कि हम 93 मॉन्यूमेंट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए खोल रहे हैं और लोगों से हम कहेंगे कि वो टेंडर दें कि कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करेंगे और एक मंसूबा बना के दें कि वहाँ क्या करेंगे। तो इस कमेटी ने कहा कि देखिए, एक तो मंसूबा आप प्राइवेट एजेंसी को न दीजिए, मिनिस्ट्री हर मॉन्यूमेंट के लिए मंसूबा तैयार करे कि यहाँ ये होना ज़रूरी है, और फिर कहे कि आप बताइए, आप मॉडल दीजिए, किस तरीके से करेंगे आप। और उन्होंने कहा कि इकट्ठे 93 मत खोलिए, 2-3 आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पे एक पायलट स्टडी करके देखिए कि ये कामयाब है भी कि नहीं। अगर कामयाब होता है तो उसके बाद उसको आप चलाएं। इस स्टेज के ऊपर ये डिस्कशन था। तो डेरेक ओब्रायन की जो कमेटी है उसने ये कहा कि एक तो 93 के 93 मॉन्यूमेंट आप इकट्ठे मत खोलिए, 1-2 को लेके स्कीम लागू कीजिए, टेस्ट कीजिए, अगर वो काम कर रही है और कामयाब है तब उसको आगे बढ़ाने को देखा जाएगा। दूसरे, उन्होंने कहा कि इनकी देखरेख का जो मंसूबा है वो मंसूबा वो नहीं बनाएगी, वो मिनिस्ट्री तय करे। इस पे बहस हो ही रही थी कि ये ऐलान हो गया कि लाल किला इनको दे दिया गया है। अब उसमें मसला ये है कि जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, जो कामकाज करने का तरीका है, उसमें यह है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा वहाँ पे टेबल की जाती है, वहाँ पेश की जाती है, उसके बाद ही गवर्नमेंट आगे कुछ कर सकती है। ये वहाँ पर अभी तो डिस्कशन के स्टेज के ऊपर है, पार्लियामेंट के सामने पेश भी नहीं की गई जी। आपने टेंडर बुला लिए। जो तीसरा मसला है वो ये है कि जो 93 की जो फहरिस्त थी उसमें लाल किला था ही नहीं। अच्छा, तो ये तो एक लेवल है कि ये जो
गड़बड़ हुई है, जो गलत हुआ है। डेरेक ओब्रायन की चेयरमैनशिप में जो कमेटी है उसने ये भी कहा था कि ये ऐसी तंजीमों को दिया जाए जिनके पास पुराने मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करने का कुछ तजुर्बा हो। जिन साहब को दिया गया है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और उनका कुछ तजुर्बा नहीं है, और इन इमारतों की देखभाल में सीमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिपेयर में चूना और गारा इस्तेमाल होता है, सीमेंट नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो इनके पास जो मटेरियल है वो इस्तेमाल कर नहीं सकते, और इनके पास और कोई तजुर्बा है नहीं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो 30-35 पेज का है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। उसमें ड्राइंग बना के बताया गया है कि औरतों का जो टॉयलेट है उसमें का क्या साइज होगा, मर्दों का जो टॉयलेट है उसका क्या साइज होगा, टिकट काउंटर कैसा होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि और उसमें एक इंटरप्रिटेशन सेंटर कैसा होगा, एंट्री कहाँ होगी, लोग बैठेंगे कहाँ, नक्शा बना हुआ उसका इस तरह का होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई हिस्टोरियन, कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई एक्सपर्ट इस पूरी तैयारी में शामिल होगा कि नहीं होगा। कहीं उसका जिक्र नहीं है किस लेवल पे शामिल होंगे। इंटरप्रिटेशन सेंटर तो आप बना देंगे, इंटरप्रिटेशन में क्या बताएंगे, ये कौन लिखेगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। अब अगर ये क्या नाम है इनका, भरत डालमिया भारत लिमिटेड वाले अगर ये तारीख लिखने वाले हैं तो फिर तो बहुत गंभीर मसला है। ये क्या तारीख लिखेंगे। एक और चीज़ जिसमें का जिक्र 3, 4 नहीं 5 या 6 जगह आया है वो ये कि ये जो हेरिटेज मित्र होंगे इनका नाम किस साइज में कहाँ लिखा जाएगा ये तय किया जाएगा। मुझे तो ये तसव्वुर करके डर लगता है कि आप वहाँ जाएंगे और टॉयलेट की तरफ एरो लगा हुआ होगा, उस पर लिखा हुआ होगा दिस टॉयलेट कम्स टू यू विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ भरत डालमिया, और ये चाय आप भरत डालमिया के तवस्सुत से पी रहे हैं। और ये जो जैसा ये होता है ना, आप शमशान घाट का भी गए या कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ एक बेंच लगी होती है, उस पर लिखा होता है फलां फलां वो चौधरी हरसुख राय के सुपुत्र या दौलत खां के फर्जंद ने ये बेंच बनवाई है। जितनी बड़ी बेंच होती है उससे बड़ा उस पर नाम लिखा हुआ होता है। तो इस किस्म की वाहियात हरकतें होने के तमाम इम्कानात हैं। 25 करोड़ रुपए लाल किले के लिए 5 साल में, 5 करोड़ हर साल, ये वो पैसा देंगे। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। ये टैक्स का कानून है इस मुल्क में कि अगर आपकी सालाना इनकम एक ख़ास हद से ऊपर है तो पिछले 3 साल में जो आपका टैक्स लगने से पहले का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो अगर 3 साल तक इतने से ज़्यादा का है तो आपको उसका 2% हर साल किसी फलाही काम में खर्च करना होगा। ये कॉरपोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी जिम्मेदारी है इनकी, 2% उस पर खर्च करेंगे। ये साहब जो 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी 250 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट है टैक्स लगने से पहले पिछले 3 साल से। जिसका प्रॉफिट 250 करोड़ रुपए है उसके लिए 5 करोड़ रुपए क्या होता है। ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लाल किले की में बेंचें लगाने, वो साफ टॉयलेट्स रखने, कैंटीन खोलने वगैरह। ये करने के लिए उनको इश्तिहार लगाने की इजाज़त दी जा रही है। लाल किले को 2.5 करोड़ लोग हर साल विजिट करते हैं। 2.5 करोड़ लोग इनके इश्तिहार मुफ्त में देखेंगे। कानूनी तौर पे इनको ये पैसा खर्च करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ये उससे फ्री एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ये जो पूरा कानून है टैक्स का, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, और सरकार उनको मौका दे रही है कि फ्री आप इश्तिहार लगाइए। तो कहीं लिखा हुआ होगा कि लाल किले की देखभाल
ये डालमिया जी कर रहे हैं। जी। लाल किले में बाथरूम डालमिया जी ने लगाए। मुझको इससे इतना सख्त गुस्सा आता है, जो विदेश से गैर मुल्की जो सफ़ीर यहाँ पर आते हैं, जो हमारे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जिन पर टिकट लगा हुआ है, उसको देखने के लिए उनसे हम 500 रुपये लेते हैं। अगर उसको टॉयलेट का इस्तेमाल करना हो तो उससे ऊपर से पैसा लिया जाता है। 500 रुपये जिस शख्स से आप ले रहे हैं, आप उसे मुफ्त में क्लीन टॉयलेट नहीं दे सकते। अब क्लीन टॉयलेट लाल किले में बनाने के लिए आपको बाहर से कोई चाहिए, कोई और कंपनी उसमें पैसा खर्च करेगी। दिल्ली में 3 वर्ल्ड हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। इन 3 जगहों पर आप क्लीन टॉयलेट्स नहीं दे सकते, आप बैठने के लिए बेंचेस नहीं लगा सकते। ये करने के लिए वो मुल्क जिसके लीडर रोज़ ये ऐलान कर रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी ताकत हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने मुल्क की राजधानी में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर साफ टॉयलेट्स और बैठने के लिए बेंचें लगा सकें, चाय पीने की 3 दुकानें खोल सकें। ये इतना इनोसेंट नहीं है जितना इनोसेंट इसको बना के पेश किया जा रहा है। ये बात कि ये लाल किला फहरिस्त में नहीं था, इससे मुझे शक कुछ और है। मेरा शक यह है कि लाल किला जो सिंबल था फ्रीडम स्ट्रगल का, ये उसके ऊपर अटैक करने का हिस्सा है। यहां पर आज 11 मई है, आज से 161 साल पहले आज इस वक्त बागी सिपाही लाल किले में दाखिल हुए थे। क्या वक्त हुआ? 11 बजे हैं लगभग। इस वक्त मेरठ से चले थे वो 9 तारीख को, आज वो लाल किले में दाखिल हुए थे। बादशाह बहादुर शाह जफर के ज़ईफ़ बादशाह, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र थी, उनके पास गए और कहा कि आप हमारे सिपा सालार बनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं तो अंग्रेज़ों का वजीफ़ा लेता हूँ, मेरे पास ना फ़ौज है ना पैसा, मैं तुम्हारा सिपा सालार कैसे बनूँगा। तो फ़ौजियों ने कहा कि सिपाही फ़ौज तो हम हैं और अवाम हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपका दस्ते शफ़क़त चाहिए। अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए और हमारे लीडर बन जाइए। वो तैयार हो गए। उसके बाद दिल्ली से अंग्रेज़ निकाले गए। अगले 4 महीने तक दिल्ली में अंग्रेज़ नहीं थे। लाल किले से ये नारा पहली बार उठा, हिंदुस्तान आज़ाद है। और अब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, वो लाल किले से हुआ शुरू। अंग्रेज़ों ने सितंबर में दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा किया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, जीनत महल में डाल दिया और यहाँ पर उसके ऊपर मुकदमा चला। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर पर चलाया और उसे मुल्क बदर किया लाल किले से। उसके बाद वो राजधानी कलकत्ते ले गए। उसके बाद 3 दरबार किए उन्होंने, तीनों दरबार दिल्ली में किए, क्योंकि हिंदुस्तान भर में ये साफ था कि हिंदुस्तान का बादशाह वो जो दिल्ली से हुकूमत करे। तो इंग्लैंड में जो बादशाह बनता था, जब उसको फरमा रवाए हिंदुस्तान डिक्लेयर किया जाता था, तो वो प्रोग्राम दिल्ली में होता था। उसके बाद बगावत हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। क्यों? दिल्ली मरकज़ था, लाल किला मरकज़ था। फिर आईएनए के जो हीरोज़ थे उनके ऊपर मुकदमा चला, कर्नल ढिल्लन, कर्नल शाहनवाज और कर्नल सहगल, उन तीनों के ऊपर मुकदमा चला लाल किले में। कलकत्ते से लाल किला लाए उनको, फोर्ट विलियम से, और यहाँ उनके ऊपर मुकदमा चला जो पंडित नेहरू और आसिफ अली बैरिस्टर ने लड़ा उनकी डिफेंस में। और इस पूरे दौरान, इस 90 साल में, 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान में ये जो पूरी तहरीक आज़ादी थी, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि लाल किले पर से अंग्रेज़ों का झंडा उतारना है और हिंदुस्तान का झंडा लगाना है। इसलिए 16 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू गए वहाँ पर और यूनियन जैक उतार के और हिंदुस्तान का झंडा लगाया गया। ये वो मरकज़ है, लाल किला उसका मरकज़ था। इनकी नज़र में ये हमला आवरों का गढ़ था। हमला आवर अंग्रेज़ नहीं,
मुग़ल। ये इस मरकज़, इस लाल किले को जो तहरीक आज़ादी का मरकज़ था उसके ऊपर अटैक है जी। तो मेरी नज़र में इसलिए लाल किले को डिफेंड करना ज़रूरी है। और ये इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके जो बेची जा रही है हमारी तहज़ीब और हमारा तमद्दुन और हमारा कल्चर और हमारी हेरिटेज, इसको रेजिस्ट करना इसलिए ज़रूरी है। सोहेल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी बोलते हैं, चूँकि आपके लेक्चर्स हम सुनते रहते हैं, आप जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी गुफ्तगू हम सुनते रहें, लेकिन चूँकि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम फिर आपको जहमत देंगे कभी और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जो बहुत सारी बातें और बच गई हैं उन पे मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।